नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और LWE नक्सल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुख्य धारा में आए, सुंदर भारत बनाएं। जी हाँ, सबको पता है कि नक्सलवाद कैसे पूरे भारतवर्ष में नासूर की तरह फैला, और जब शुरुआती दौर में यह स्थापित हुआ, शुरुआती दौर में इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद से लगातार किसी को पता नहीं था कि आने वाले समय में यह छोटा सा आंदोलन हिंसक रूप लेते लेते भारत के आंतरिक व्यवस्था के लिए चुनौती बन जाएगा। हुआ भी ऐसे ही। ऐसे नक्सल आंदोलन को देखें तो 4 चरण में देखा जाता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर और बहुत ही हिंसक या 80 के दौर के बाद हुआ। लेकिन धीरे धीरे जब यह अपने चरम पे आया, ऐसा आंकड़ा सामने आया है कि 2018 तक प्रति मंथ अगर कह लें तो 200 मुठभेड़ हुआ करता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे बदलाव हुआ और 2022 में कम हुआ, 41 पे आया, और 2021 में और कम हुआ। तो अब आने वाले समय में क्या इसका स्वरूप होगा, वर्तमान में स्वरूप कैसा है? हमारे साथ मुख्य अतिथि हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय कुमार। वो बताएंगे कि नक्सल आंदोलन आज किन परिस्थितियों में आकर खड़ा है और आगे आने वाले समय में या सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं समाधान का, उसका प्रभाव बेसिक तौर पे क्या पड़ा है और इसके लिए आगे क्या किया जाना चाहिए। अजय जी, आपका डीडी बिहार के इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नक्सल आंदोलन जिस समय शुरू हुआ, उस समय संभवतः किसी ने ऐसा अनुमान नहीं लगाया था कि ये भारत के आंतरिक व्यवस्था के लिए चुनौती बन जाएगा। लेकिन धीरे धीरे अब हम जब इन चीज़ों को देखते हैं तो 2018 तक तो कहा जाता था कि मुठभेड़ की संख्या 200 के करीब प्रतिवर्ष होती थी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच, लेकिन ये बाद में कम हुआ, 81 हुआ और फिर 2022 में 41 पे आ गया। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में वो कहाँ है और क्या सरकार के प्रयास के वजह से इन सारी चीज़ों में कमी आ रही है? देखिए, नक्सल आंदोलन का जैसा आपने बताया कि एक इतिहास रहा है, और जिस तरह से ये आंदोलन बढ़ा, शुरुआती दौर में किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये आंदोलन इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में बढ़ेगा, इतने सारे संगठन खड़े हो जाएंगे। अलग अलग तरह के संगठन अलग अलग इलाकों में सक्रिय हो गए, अलग अलग राज्यों में संगठन खड़े हो गए। बिहार जैसे प्रांत में तो हमने काफ़ी करीब से देखा कि जहानाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा समय था कि 2 दर्जन नक्सल आउटफिट एक डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे थे। 34 जिले थे। हाँ, तो ये एक डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर इतना संगठित रूप से कोई आंदोलन खड़ा हो गया। तो ये पूरा आंदोलन एक जो हम आज के दिन में जिसको लोग एक नाम दे रखे हैं कि पूरा रेड कॉरिडोर बन गया, वो एक काल के दौर में वो खड़ा हो गया आंदोलन, और उसकी पृष्ठभूमि पहले से बनी हुई थी। यह आंदोलन को बल मिला कुछ पुराने जो हमारे इतिहास की कुछ गलतियां थी उनसे बल मिला, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इनको बल मिला कि जो हमारे यहाँ इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन आज़ादी के बाद का जो फेज था, जिसमें आर्थिक रूप से लोगों के बीच में विषमता थी, उसको प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया गया। जो पीछे थे वो पीछे रह गए, आगे बढ़ने के उनके अवसर बहुत नहीं खुल पाए, आगे वाले आगे बढ़ते रह गए। दूसरा, सामाजिक रूप से भी एक बड़ा वर्ग जो था वो समाज की मुख्य धारा से अलग था, और वो बहुत हद तक सोशल हार्डशिप को फेस कर रहा था। उसके भीतर भी एक कुंठा थी, उसको एक प्लेटफॉर्म ने स्पेस दिया। तो ये नक्सल मूवमेंट को ये बहुत बड़ा स्पेस मिला। तीसरा, ये नक्सल आंदोलन उन इलाकों में बढ़ा जहाँ पर इसकी पृष्ठभूमि पहले से तैयार थी, जैसे फॉरेस्ट वाले इलाके में, वन के जो क्षेत्र थे, आज़ादी के बाद वहाँ पर जो जनजातियाँ रह रही थी, तो जो कानून हमारे यहाँ देश में बने, वो कानूनों में उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हुई। तो वो एक बड़ा तबका जो था वो अपने आप को ये फील कर रहा था कि वो मुख्य धारा से आर्थिक रूप से अलग हो रहा है, और उनकी कुंठा को एक ऑर्गेनाइजेशन ने
एक बेस दिया और उसमें उनका समर्थन उनको आसानी से मिल गया। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात हुई, जो सबसे बड़ा एलियनेशन हुआ था, वो हुआ था कि जो खनिज प्रबुद्ध बहुल इलाके थे, तो उन इलाकों में क्या हुआ कि वहाँ पर तो उनकी ज़मीनें चली गई, गरीब लोगों की। उनके पास ज़मीन ज़्यादा थी जो उनके लाइवलीहुड का मेन जरिया था, तो ज़मीन उनकी चली गई और उसके बदले में उनको कुछ नहीं मिला, या मिला भी तो वो उनके पास टिक नहीं पाया। तो एक बड़ा तबका समाज का ऐसा था जो मुख्य धारा से अपने आप को अलग महसूस कर रहा था, और उसको इस आंदोलन के लोगों ने अलग अलग जगहों पर ऑर्गेनाइज किया और व्यवस्था के खिलाफ खड़ा किया। तो ये एक इसकी बड़ी पृष्ठभूमि थी जिसके बीच ये आंदोलन खड़ा हुआ। लेकिन जो अब मूल प्रश्न पर हम आते हैं कि ये तो आंदोलन खड़ा हुआ और आंदोलन ये राज्य के लिए एक चुनौती हो गया जिसको हर एक लोग मानते हैं, और उसके बाद के फेज में जब ये आंदोलन खड़ा हुआ तो इसमें बहुत सारी विकृतियां आ गई, बड़े पैमाने पर वायलेंस होने लगा। बिहार उसका गवाह है कि बिहार में बड़े बड़े कारनेज हुए। सेंट्रल बिहार का इलाका है जहां एक जाति विशेष या दूसरी जाति विशेष के लोगों का कारनेज कर दिया गया नक्सल मूवमेंट की आड़ में। नक्सल मूवमेंट की पृष्ठभूमि में ये सोचा नहीं गया था। इससे समाज में एक बहुत शार्प डिवाइड क्रिएट हो गया। ये एक नक्सल मूवमेंट की मुझे जो महसूस होता है वो लगता है कि 80 के दौर, अगर एक दौर 1967 से लेकर के 80 तक रखें तो ये आंदोलन चलता रहा, लेकिन 80 से के बाद से ये हिंसात्मक तौर पे बहुत ही व्यवहारिक दिखने लगा। और जो इस कार्नेज की बात कहते हैं 90 के बाद से बिहार के खास करके जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, मगध का इलाका, अरवल, नवादा, काफ़ी ये बुरी तरह प्रभावित हुआ। और उसमें ये आंदोलन जो था, जिस आंदोलन में ये कार्नेज का दौर शुरू हुआ, उसमें ये आंदोलन एक तरह से भटक गया। ये आंदोलन बहुत मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियों का, ये कहिए कि आंदोलन के कुछ पॉकेट्स जो थे वो या जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन थे उनके प्यादा के रूप में काम करने लगे। इससे कोई गरीबों का भला नहीं, गरीबों का भला नहीं है, बल्कि आंदोलन बहुत हद तक निगेटिव रूप से पॉलिटिकलाइज हो गया। जो चुनाव के समय में दिन में मैंने देखा, आप भी उस इलाकों को विजिट किए होंगे, कि चुनाव के समय बड़े पैमाने पर बिहार के नक्सली अफेक्टेड इलाके में लोग ये नारा देते थे कि चुनाव का बहिष्कार करना है, और दूसरे दिन चुनाव के दिन वो बहिष्कार केवल टोकनिज्म में रह जाता था और बाकी लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े होकर के वोट करते थे। तो ये पूरा एक तरह से लगता था कि जैसे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियां उनको रिमोट कंट्रोल से हैंडल कर रही हैं। ये दौर आ गया। और उसके बाद ये दूसरा एक सबसे बड़ा नेगेटिव पार्ट ये हुआ कि पॉलिटिकलाइजेशन तो इनका हुआ ही एक नेगेटिव वे में। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या हुई कि ये नक्सल आंदोलन जो एक ज़माने में आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में अपने आप को रखते थे, लोगों को लगता था कि नक्सली जो है उनकी जीवन शैली जो है अलग है, ये समाज में क्रांति की बात कर रहे हैं, परिवार घर से अलग रह करके एक समाज में बड़े परिवर्तन की बात सोच रहे हैं और उसका ढांचा इनके दिमाग में है। ये सब कुछ नज़दीक से देखने पर लगा कि ये बिल्कुल उल्टा हो रहा है। नक्सली आंदोलन के जितने बड़े नेता थे धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी हासिल कर ली। बाद में उनके यहाँ देखिए है कि बड़ी बड़ी एजेंसियां, सीबीआई, ईडी जैसे की छापेमारी होने लगी। और उस दौर में जब कार्नेज हो रहा था तो उस दौर में मुझे जैसा लगता है कि उसमें आपने कहा कि वोटिंग का ट्रेंड बदल जाता था और उसका कोई असर नहीं होता था। उसमें संरक्षण भी उन लोगों का प्राप्त था, जिसलिए वो धीरे धीरे विस्तार लेते गए। लेकिन जो विकृति थी जिससे सामाजिक विभेद हुआ और एक गहरी रेखा जो है वो समाज में आ गई, तो धीरे धीरे जैसे वो तो एक दौर हो गया, काल के गाल में ये सारी चीज़ें समा गई। और वर्तमान में जो जिन परिस्थितियों को हम देख पा रहे हैं, कुछ दिन पहले भी अगर बिहार से बाहर जाया जाए तो छत्तीसगढ़ का जो इलाका है वो थोड़ा सा ये है। लेकिन नक्सलवाद को लेकर के वर्तमान परिवेश में जो चीज़ें हैं, हम वो दौर था और आज के दौर में कहाँ खड़े? नहीं, चीज़ें बहुत बदल गई। चीज़ें बदलने का कारण हुआ कि एक तो हुआ कि गवर्नमेंट की प्रोएक्टिव पॉलिसी शुरू हुई जी। पॉलिटिक्स का नेचर बदला जी। आप देखेंगे कि 2005 के बाद से खास करके हिंदी हार्टलैंड की पॉलिटिक्स बदलने लगी।
पॉलिटिक्स जो थी जिसमें किसी ज़माने में जिन लोगों को हथियार बनाकर राजनीति में इस्तेमाल किया जा रहा था, वो उनका कंसोलिडेशन जो था वो बिखरने लगा। उनको नए प्लेटफॉर्म मिलने लगे, दलितों को की पार्टियां अलग आ गई, जो अति पिछड़े थे उनको वॉइस के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म मिलने लगा। कई एक छोटे छोटे छत्रप खड़े हुए उन वॉइसेस को स्पेस देने के लिए। तो ये हुआ कि अब जो एक बड़ा तबका था जो समाज में अपने आप को मार्जिनलाइज समझ रहा था, उनको लगने लगा कि हमारी बात कहने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म भी हैं। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हुई कि समाज में जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स बने उसमें उनकी भागीदारी बनने लगी, उनके बेनिफिशियरी होने लगे, उनको मकान मिलने लगा, पुनर्वास योजना जितनी कई एक चीज़ें मिलने लगी। और जो इम्पोर्टेंट एक नई बात हुई कि कम्युनिकेशन का एक बड़ा तंत्र खड़ा हो गया। मुझे याद है कि मैं एक सिकरिया गांव था, वहाँ जब नक्सलाइट अफेक्टेड इलाके में हम लोग गए थे तो 5 किलोमीटर पैदल चल के गए थे। आज कोई सोच भी नहीं सकता है कि कहीं 5 किलोमीटर पैदल चलकर आप किसी गांव तक जाइए। हर एक गांव तक रोड पहुंच गई है, बिजली, इंटरनेट, फ़ोन, सबकी कनेक्टिविटी है। तो वो ज़माना था कि जो नक्सलाइट जो इलाके हुआ करते थे उनमें लोग कहते थे कि कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा अभाव है, वहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते, वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। वो दौर ख़त्म हुआ और वो मेन स्ट्रीम के पार्ट हो गए। आज इंटरनेट से पूरी दुनिया की जानकारी उनके पास भी है, सब चीज़ों से वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के लिए एप्लीकेंट हो जाते हैं, उनके पास बिजली आ गई है, बिजली से सारा तंत्र कनेक्ट हो गया है। तो अब हम सोच भी नहीं सकते हैं कि मेन स्ट्रीम की चीज़ों से अपने आप को अलग कर लें। आपने जो एक बात बताई कि 2005 के बाद से ये चीज़ें बदलने लगी, तो मुझे जो याद है उसमें ये है कि 2006 में पहली दफ़ा सरकार ने इसे आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती माना। उसके बाद से नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें बुनियादी ढांचा को सब मतलब ये तमाम चीज़ें, कनेक्टिविटी उनके साथ हो, ऊर्जा हो, बाकी चीज़ें हों। और 2013 आते आते एक रोशनी कार्यक्रम भी चलाया गया। उसके बाद अब एक ऑपरेशन समाधान गृह मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। तो एक लंबा फेज 1967 से लेकर के आज तक नक्सलियों के, जैसे आपने कहा कि पुनर्वास योजना लाया गया, गरीबों तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच हुई जो सरकार के द्वारा लाई जाती थी, वो दलालों के भेंट नहीं, बीच रास्ते में ही पहले रह जाती थी। तो वो उन चीज़ों की कनेक्टिविटी ने नक्सल आंदोलन को कहीं ना कहीं थमने के लिए मजबूर किया। बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें सबसे जो लास्ट आपका पॉइंट था डीबीटी, इसने बड़ा कमाल किया। डीबीटी ने पूरे बिचौलिए के तंत्र को ख़त्म कर दिया और गांव में जो मार्जिनलाइज लोग थे, जिनको लगता था कि हम सरकारी व्यवस्था में कहीं मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि नक्सलियों ने उनके भीतर एक आइडियोलॉजिकल लेवल पर ये बात जगा दी थी कि आप इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो सरकार चल रही है उसके लिए, उसमें आप सरवाइव नहीं कर सकते, आपके लिए कोई स्पेस ही नहीं है, तुम्हारे लिए बस हम ही हम। हाँ, बस आपके लिए हम सरकार है। इसलिए लोग कहते थे कि एक पैरेलल सरकार चल रही है। नक्सलियों की सरकार को लोग कहते थे पैरेलल सरकार है, कि वही जो कुछ करेगी आपके लिए वही करेगी, आपके लिए दूसरा ऑप्शन नहीं है। उनका विद्रूप शकल तब दिख जाता था, जैसे नक्सलियों का, जब कहीं ना तो ठीक है गरीबों के हक के लिए कभी कुछ हुआ, लेकिन जब शक्ल जब दिखता था जब वो स्कूलों तक को उड़ा देते थे, स्कूलों को उड़ा देते थे, जो लोकल डेवलपमेंट काम हो रहा था पुल उड़ा देते थे, पुल उड़ा देते मतलब थे। वहां तक सरकार पहुंच नहीं पाए, उसके लिए वो हर जतन करते थे। और बहुत स्थिति कहीं कहीं ये होती थी कि उसके चलते नक्सलाइट अफेक्टेड जो इलाके थे, खास करके आप सेंट्रल बिहार के इलाकों में घूमने के पर आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे स्कूल्स में आप देखे होंगे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की कैंपिंग थी, जो स्कूल बच्चों के पढ़ने के लिए होनी चाहिए थी। उस दौर में सारे स्कूल्स में पैरामिलिट्री फोर्सेज को कैंप करा करके रखा गया था ताकि लोगों को सिक्योरिटी मिले। तो बच्चे पढ़ने स्कूल कहाँ जाएंगे जब उनके स्कूल में जो मिलिट्री फोर्सेज को, पैरामिलिट्री फोर्सेज को आपने कैंप करा रखा है। तो ये सब चीज़ें जो थी वो समाज को ये रियलाइज करा रही थी कि इस आंदोलन से आपका भला नहीं होने वाला है। और वर्स्ट तो ये हो गया था कि ये जो नक्सली थे, ये हर एक इलाके में अपने इकोनॉमिक रिसोर्स को मोबिलाइज करने के लिए उन्होंने लेवी वसूली शुरू कर दी थी। और ये लेवी हर एक लेवल पर, इलेक्शन के समय पार्टियों से पैसा लेना,
बड़े बड़े कंपनी से जो मेजर सड़कें बन रही थी उनको बनने में बहुत वक्त लगा। हाँ, वो तो सीधे उनसे मतलब बार्गेन जो करते सड़क थे। 5 साल में बननी थी उसको सेंट्रल बिहार में तुमने देखा, एक दो जो मेजर स्टेट हाईवेज की सड़कें थी उसको 15-15 साल इसलिए लगा कि मेजर तो अजय जी ठीक ही, छोटे छोटे जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे वो भी वहाँ नहीं जाना चाहते थे। और कई दफ़ा तो मैंने ऐसा सुना कि वो पैसा लेते थे, उनका काम करवाते थे, उसके बाद जो विकास के कार्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं जिससे सीधा कनेक्शन उनका सरकार की योजनाओं से हो सकता है, वहाँ भी वो उसको काट देते थे। उनके मन में उनकी जो मंशा थी वो उजागर हो जाती थी कि तब जब स्कूलों को उड़ाना, पुलों को उड़ाना, सड़क को नहीं बनने देना, इसका मतलब साफ था कि जो गरीब तबका है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा तबका है, वो मुख्य धारा में नहीं। और सबसे बड़ी बात आप देखिएगा कि ये तबका जिसकी आप बात करें, जो नक्सली जो लोगों को अपने कार्डर के रूप में खड़ा किए थे, ये धीरे धीरे लोकल लेवल पर लुम्पेंस के रूप में बन गए और कुछ लोग छोटे छोटे पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स बन गए। कई एक लोगों को मैं जानता हूं जो नक्सली आंदोलन में खड़े हुए और बाद के फेज में पता चला कि वो तो फुल फ्लेजेड कॉन्ट्रैक्टर हो गए हैं, फुल फ्लेजेड सप्लायर हो गए हैं, किसी एजेंसी में सामान की सप्लाई कर रहे हैं और गरीबों को लगता था कि वो झंडा उठा करके किसी आंदोलन में उनके पीछे खड़े हैं। तो ये पूरा एक वर्ग खड़ा हो गया था जो इकोनॉमिक वेस्टेड इंटरेस्ट को अपना कैटर कर रहा था और समाज के बड़े वर्ग को मेन स्ट्रीम से अलग किए हुए था। ये डिफरेंट जितने आपने प्रोग्राम बनाए, ये प्रोग्राम का एक तरह से इम्पैक्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट ने प्रोग्राम स्पेसिफिक रिसोर्स एलोकेशन किया कि आपको नक्सल अफेक्टेड इलाके में सड़कों के लिए इतने पैसे अलग से लोकेट किए गए हैं, अलग प्रभाग बना। हाँ, और उसकी मॉनिटरिंग जो है वो केंद्र सरकार के लेवल पर होनी शुरू हुई। तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि उन पैसों का खर्च जो है होना शुरू हुआ और कम्युनिकेशन लिंक एस्टैब्लिश हुआ। पहले के दौर में तो इनका ये भी चल रहा था कि नक्सली आंदोलन से जुड़े हुए संगठन जो टावर बनते थे कम्युनिकेशन के लिए, टेलीफोन के लिए, उन टावरों को उड़ाने का एक सिलसिला चला था कि टावर को उड़ा दीजिए। टावर अगर उड़ गया तो फिर जो है उस इलाके के लोग टेलीकम्युनिकेशन से दूर हो जाएंगे और तब वहां पर आप उनको अपने टर्म्स को डिक्टेट कीजिएगा। तो मेन स्ट्रीम की आंधी इतनी मजबूत थी कि जिसको ये नक्सली आंदोलन जो है रोक नहीं पाया। और अब देखिएगा कि धीरे धीरे जितने लोग हैं, अब पिछले 2-3 चुनाव से देख रहे हैं कि कभी भी जो है वो चुनाव बहिष्कार की बात भी नहीं उठती है और चुनाव बहिष्कार की कोई बात करता है तो पहले जिस तरह से होता था मैनेज्ड वे में कि चुनाव बहिष्कार की बात जो कर रहे हैं और कोई पॉलिटिकल पार्टियां पीछे से हैंडल कर रही हैं, वो चीज़ें अब बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। लोग अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं, किसी भी पार्टी को वोट करें लेकिन वो अपने इंडिपेंडेंट माइंड का एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हुई हैं कि जो उनको आइसोलेशन की पूरी तैयारी कर रखी थी कि आइडियोलॉजिकली उनको लोगों से अलग रखें, मेन स्ट्रीम का जो कम्युनिकेशन है उससे अलग रखें और उनके जो डेवलपमेंट के जो काम है वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं हो या उनका पार्टिसिपेशन नहीं हो। मान ली गवर्नमेंट के कई एक प्रोग्राम है तो कोई आदमी जब अप्लाई करेगा तब उसका बेनिफिशियरी मिलेगा तो हम उसको सिस्टम तक पहुँचने ही नहीं देंगे। तो ये एक सबसे बड़ी बात क्या हुई कि बीच के फेज में डीबीटी एंड ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो हुआ कि गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ये दो चीज़ों ने बिल्कुल कमाल कर दिया कि रिमोट में बैठे हुए लोग भी सीधे गवर्नमेंट की जो भी प्रोग्राम्स है उसमें उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर होने लगा। तो उनको लगने लगा कि गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है और गवर्नमेंट वेलफेयर गवर्नमेंट है। ये दो मैसेज उनके दिमाग में रजिस्टर करने लगा। इसका बड़ा वो उसको नहीं चाहते थे। सुरक्षा बलों के द्वारा भी बहुत ही अप्रतिम प्रयास किया गया जिसमें न जाने कितने सुरक्षा बलों ने अपनी जान भी गंवाई। अब तो खास करके बिहार में अगर देखें तो अभी जो ऑपरेशन भी चल रहा था तो लखीसराय जो है वहाँ बुढ़वा पहाड़ और बाकी इलाकों में चल रहा था, तो काफ़ी चीज़ें वहाँ से मिली भी हैं, उसको लाया गया है। अब तो नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण, कुछ ही दिन पहले एक बड़े नक्सली ने जिस पे 15 लाख इनाम था उसने भी आत्मसमर्पण किया। तो जब गरीबों को घर मिलने लगा या बाकी चीज़ें उनको मुहैया कराया जाने लगी तो उसका असर गरीबों पर हुआ। दूसरी जो सबसे अहम बात है
कि ऑपरेशन समाधान, रोशनी के बाद ऑपरेशन समाधान योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई, जिसमें 6-7 चीज़ों पर बहुत जोर दिया गया। आक्रामक नेतृत्व, मतलब आप कह सकते हैं कि डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा के क्षेत्र में काम, शिक्षा के क्षेत्र में काम, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करके वहाँ तक इन सारी योजनाओं का कौशल विकास, मतलब तमाम बुनियादी ढांचों को जोड़ करके उनका जो बिगड़ा हुआ ढांचा था, जिसकी वजह से नक्सली कामयाब होते थे, वहाँ तक सरकार पहुँच करके उनके बुनियादी सवाल को हल करने की कोशिश जब करने लगी, तो आज नक्सल आंदोलन या जो मुठभेड़ होते थे, सरकार सुरक्षा बलों से सीधे मुठभेड़ होता था, उसमें भी कमी आई। तो क्या आने वाले दिनों में जो परिस्थितियां दिख रही हैं, जो मैंने आंकड़े भी गिनाए कि किस तरीके से मुठभेड़ का दौर कम हुआ, लोग विकास के पथ पर अग्रसर हैं, सरकार के प्रयास का प्रतिफल है, परिणाम आने लगा और ये सारी चीज़ें होने लगी। नहीं तो आम आदमी से लेकर के सुरक्षा बल तक पुल उड़ाए जाना, स्कूल उड़ाए, ये घटनाएं तो बहुत सारी कम गई। तो क्या आने वाले दिनों में ये धीरे धीरे और कम होगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रोसेस की शुरुआत हो गई है जी। और ये केवल बिहार में ही नहीं, बिहार को तो हम लोग ज़्यादा करीब से देख रहे हैं, दूसरे प्रांतों में भी ये प्रोसेस शुरू हो गया है। केवल वहाँ पर ही अब नक्सली आउटफिट जो है उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड रह गया है, जो बिल्कुल रिमोट इलाके हैं, या तो बिल्कुल जंगल का इलाका है या सुदूर ऐसे इलाके हैं जहाँ तक लोग का पहुँचना बहुत मुश्किल है। जहाँ भी गवर्नमेंट की मशीनरी पहुँच रही है, जहाँ कम्युनिकेशन लिंक पहुँच गया है, जहाँ तक लोग गवर्नमेंट से अपने आप को कनेक्ट कर लिए हैं। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का एक्टिव होना। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के एक्टिव होने के बाद क्या हुआ है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज भी है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे पंचायत में कोई रिसोर्स नहीं है। हाँ, हर एक पंचायत के पास एक लोकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए मुखिया के पास स्पेशल फंड है और वो इलेक्टेड है, उन्हीं के बीच का इलेक्टेड आदमी है। तो उनको एक छोटी सरकार तो अपने गांव में ही मिली हुई है। तो इसलिए अब उनका ये कहना कि हम सिस्टम से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है, सिस्टम हमारे खिलाफ खड़ा है, ये कहने का मतलब इम्पैक्ट लोगों पर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास एक जो थर्ड लेयर गवर्नमेंट है वो तो बिल्कुल गांव में है। ये आपने बड़ी बात बताई कि कैसे ये जो पंचायती राज सरकार है इसका बहुत इम्पैक्ट, ये एक तरह से उनके लिए जो है ये बहुत ही डेडली इसका इम्पैक्ट हुआ है कि नक्सल आंदोलन इससे पूरी तरह बिखर गया है। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं पंचायती राज सरकार के द्वारा सीधे उन तक पहुंच पा रही नहीं, और लोकल लीडरशिप भी तो डेवलप हो रहा है ना। जी। एक पंचायत में 8, 10, 15 ऐसे लीडर खड़े हो रहे हैं जो वार्ड मेंबर हो, पंचायत में मुखिया हो, सरपंच हो, ये सब लोकल लीडरशिप को सिंबलाइज करते हो। अब उनको बाहर से हायर्ड लीडर की जरूरत नहीं है, जो एक ज़माने में होता था कि आप बिल्कुल कटे हुए हैं, आपको रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं, आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट की लड़ाई हम लड़ेंगे। दूसरी चीज़ कि आने वाले समय में जो आंदोलन को सबसे ज़्यादा बल मिला वो एक मिला था कि हमारे यहाँ परमानेंट सेटलमेंट के आधार पर जो जमींदारी सिस्टम था, उसके बाद के फेज में कुछ लोगों के पास ज़मीन ज़्यादा थी या कुछ लोगों के पास जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज था, जैसे मठ की ज़मीन हुई और भी इस तरह की जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का पार्ट था, उसके जो लोग कस्टोडियन बने हुए थे, लोगों को लगता था कि इनके पास ये रिसोर्स ज़्यादा है, ये जनता का रिसोर्स है। वो बात ख़त्म हो गई। अब तो पर कैपिटा लैंड जो है वो बहुत ही कम है, तो इसलिए न ज़मीन की लड़ाई कहीं टिक सकती है। मजदूरी का तो सवाल ये है कि लोग किसी भी मजदूरी पर लोग को हायर करने के लिए ग्रामीण इलाके में तैयार है। तो मजदूरी बढ़ाने की बात ही नहीं है। पहले तो मजदूरी के लिए साल भर संघर्ष चलता था, किसानों के खेतों में लोग जाते नहीं थे खेती करने। नक्सली आंदोलन का शुरुआती दौर जो हम लोगों ने देखा, उसमें मजदूरी की लड़ाई और जो जमीन की लड़ाई थी, यही मेन लड़ाई थी। अब ये दोनों मुद्दे कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं। आज के दिन में खेती करने वाले वही जो नक्सल आंदोलन में कभी उनका बंदूक उठाते थे, वही लोग खेती में लगे हुए हैं, वही अब आज के दिन में लैंड ओनर भी बन गए हैं। तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं और आज के दिन में अब नक्सल आंदोलन को जहाँ से बल मिलता था, वो बल मिलने वाले जो साधन थे वो अब ख़त्म हो गए हैं। अब वो केवल अगर कहीं है तो वो लुम्पेन एलिमेंट्स का एक छोटा सा ऑर्गेनाइज्ड गिरोह के तरह ही देख सकते हैं आप उसको। ये थे
अजय जी, वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने बताया कि नक्सलवाद आबाद कैसे हुआ और फिर सरकार के प्रयास से बर्बाद कैसे हुआ। नक्सलवाद उन्मूलन के लिए सरकार के द्वारा लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं और सबसे बड़ी बात है जो इन्होंने बताया कि वो वहाँ तक पहुँच पा रही हैं, इसलिए उनके लीडरशिप में कहीं ना कहीं ज़बरदस्त बिखराव है और उनकी विकृतियाँ उन्हीं के लिए विनाश का कारण बन रही हैं। चलिए, आप देखते रहिए डीडी बिहार। अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी अगले कार्यक्रम में आपके साथ हमारी होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।